नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार एकांश की साप्ताहिक पेशकश चर्चा में और मैं हूं आपके साथ लीना। दर्शकों, भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की एक गाथा है। हमारे देश की सुरक्षा से लेकर हम सभी भारतीयों की रक्षा का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है भारतीय सेना निभाती है। और ये जो सैन्य शक्ति है हमारे देश के शौर्य का प्रतीक इसे माना जाता है, संस्कृति का प्रतीक इसे माना जाता है, जिसे हम 3 अलग अलग सेनाओं के नाम से जानते हैं: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। चर्चा में आज हम भारतीय सशस्त्र सेनाओं की बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं सेना और सेनाओं से जुड़ी कुछ खास बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो युवा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, देश प्रेम में समर्पित होना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, वो कैसे जुड़ सकते हैं और कब जुड़ सकते हैं। तमाम बातें हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज की चर्चा में हमें मिलने वाले हैं। और हमेशा की तरह इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी रुपेंद्र साहू जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, थैंक यू। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सर, और सबसे पहले अनुभव से शुरुआत करते हैं। नेवी में काफ़ी लंबा समय आपका रहा है, काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा है। इंडियन नेवी में कैसे अलग हो जाता है? इंडियन आर्मी की बात कर ले, हम एयरफोर्स की बात कर ले, इंडियन नेवी कैसे एक अलग पहचान बना लेता है अपना? इंडियन नेवी की बात करूं तो मेरे रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जब 18 साल की उम्र के पड़ाव को पार किया तो जब एक स्ट्रगल चालू होता है एक बच्चे में, तब मेरा कैरियर वहीं से चालू हुआ था इंडियन नेवी में। तो जब ये मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया था तो मेरे को इस 98 की बात है, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उस समय हम उसी को देख के मैंने फौज में ज्वाइन किया था। तो उस टाइम एक ही चीज़ था कि कैसे भी करके सेना में भर्ती होना है, और उस सेना में भर्ती होने के लिए हमने तैयारी किया। तो उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ इंडियन नेवी में। तो इंडियन नेवी में जब सिलेक्शन हुआ तो उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये इंडियन नेवी होता क्या है, क्योंकि उस समय ना इतना मीडिया का प्रभाव था और काफ़ी कम क्षेत्र के बारे में जानकारी देते थे गाँव में भी। तो जब जाने के बाद पता चला कि इंडियन नेवी जो होता है ये एक अलग ही इसकी दुनिया होती है। सबसे बड़ा चीज़ ये कहूँगा कि जो हमारी भारत है वो तीनों सेना, उसका जो 3 एरिया है वो पूरा का पूरा समुद्र से लगा हुआ है। और सबसे बड़ा जो दायरा होता है, जैसे आर्मी का एक है कि एक थल सेना के एक लेवल है, लेकिन इंडियन नेवी का लेवल है वो पूरा तीनों सेना को कवर करना, मतलब इसकी दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। और एक साथ जहाज में रहना है, वो भी समुद्र में रहना है। तो इनका जब हमने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, तो इनका अलग ही दुनिया रहता था। समुद्र में रह के आप मिसाइल्स हो गए, रॉकेट लॉन्चर, और एक अलग ही दुनिया था। तो जो हम पहले सोचते थे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो नेवी की दुनिया ही अलग रहती थी, क्योंकि आपके पास समुद्र और पानी के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता था। सर, एयरफोर्स हो जाता है, आर्मी भी हो जाती है, और मिलिट्री और क्या बोलना चाहिए, नेवी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती भरा काम आप कौन सी आर्मी का समझते हैं? तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों भारतीय सशस्त्र के तीनों अभिन्न अंग है, और तीनों का होना एक अपने एक अलग ही वजूद है। सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आर्मी है वो तो सबसे ज़्यादा, यदि इंडिया की संख्या की बोलूँ तो सबसे ज़्यादा है, और पूरा वर्ल्ड में तो है ही, सबसे एक अलग ही पहचान बना कर रखा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स, उसके तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास नए नए युद्धक विमान है वो आ चुके हैं। इंडियन नेवी की बात करूं, क्योंकि मैं खुद उस जगह से बिलोंग करता हूं, तो सबसे एक अहम रोल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सेना है इसमें एक जहाज का हमारे पास, पहले हम खुद आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो अभी हमारी सरकार आ रही है और जिस टाइप से हमारे सरकार के साथ काम करने में मौका मिल रहा है, तो हमारे खुद के निर्मित एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, खुद पानी जहाज जो है खुद यहीं से निर्मित हो रहे हैं। तो इनका चुनौती जो भरा पूर्ण है, ये एक अलग ही महसूस करता है। और इस हैसियत से यदि देखा जाए, तीनों सेना में यदि सबसे ज़्यादा यदि बजट की बात करें तो आपको बताऊं कि इंडियन नेवी में जो रक्षा बजट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सर, हम देखते हैं कि देश की सरहद पर जो सैनिक जो तैनात हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, वो जो एयरफोर्स और मिलिट्री में भी तैनात है, लेकिन समुद्री खतरों को लेकर जो इंडियन नेवी है वो काम करती है। समुद्र के जो सरहदी इलाके हैं, समुद्री इलाकों में किस तरह के खतरों की बात करती है नेवी? सबसे पहले चीज़ ये है कि समुद्र में का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि हमें 3 चीज़ों से निपटना पड़ता है। एक तो प्रकृति है
क्योंकि हम जब समुद्र में जाते हैं तो अपने आप से खुद से लड़ना पड़ता है, क्योंकि क्या है, मौसम है हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, चुनौतीपूर्ण रहता है। जितने समुद्र के लहर जाती हैं उनसे निपटना ये भी एक लड़ाई का हिस्सा होता है। दूसरी चीज लड़ाई का एक हिस्सा होता है जहाज है, बीच समुद्र में रहते हैं और उतना बड़ा जो जहाज चलता रहता है, तो उसमें एक चुनौतीपूर्ण काम करना ये भी एक सब इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि जिस जहाज में हम गए रहते हैं वो अलग अलग क्लास के रहते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर क्लास हो गया, फ्रिगेट क्लास हो गया, तो सभी क्लास के जो जहाज रहते हैं उनका एक अलग ही काम करने का तरीका होता है कि सभी में मिसाइल्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स रहते हैं, टॉर्पीडो से लेसेस रहते हैं, और एक एक जो जहाज रहते हैं दुश्मन के लिए एक मतलब विपरीत परिस्थिति को चेंज करने वाला रहता है। तो उनको देख के ही डर जाते हैं, तो वो हमें उस लेवल में काम करना पड़ता है और सामने वाले जो दुश्मन रहते हैं उनको भी दिखाना पड़ता है कि हम किस लेवल पे हैं। बिल्कुल। सर, एक अनुभव की बात फिर से मैं करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी आर्मी मैन जब होता है उनके अनुभव और एक ऐसा एक वाकया ज़रूर होता है जो अंदर से झकझोर देता है। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो? मेरे लाइफ में 3 घटनाएं ऐसी थी जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जैसे हम बोलते हैं डिफेंस, इंडियन आर्म फोर्स, तो डिफेंस का मतलब पहले होता है रक्षा। तो हम जैसे हम कभी आते हैं, हमसे कोई पूछते हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप कितने लोगों को मारे हैं, कितने लोगों को गोली से उड़ाए हो। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे मेन अहम रोल हिस्सा होता है डिफेंस, मतलब रक्षा करना। तो जो हमारा जो काम होता है रक्षा का, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 2003-4 में सुनामी आया था। उस टाइम मेरी कैरियर का सबसे बड़ा वो था कि उस टाइम अंडमान निकोबार था वो पूरा खत्म हो चुका था, रनवे पूरा 2 टुकड़ों में भर चुके थे। तो उस समय हमें बचाव कार्य में मौका मिला काम करने का। तो उस टाइम हम फौजी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, क्योंकि हमारा एक ही काम था कि जो कभी जिसको हम जानते भी नहीं थे, कोई भी, उसे कोई मतलब नहीं है, कोई सिविलियन है कि सर्विस पर्सन है, हमें एक ही काम था कि उनको बचाना है और उनके गंतव्य स्थान तक उसको पहुंचाना है। दूसरा एक अहम रोल था, गुजरात का भूकंप आया था, उस वाले में भूकंप वाले में हमने राहत बचाव कोर्स किया। और मुंबई अटैक, ये एक लाइफ का सबसे बड़ा था जिसको आपको सबको पता है, मुंबई अटैक। उस टाइम जब मैं हुआ था तो हम लोग कोलाबा में थे, हमारे जहाज बिल्कुल ताज होटल से मात्र 500 मीटर की दूरी में थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन उस टाइम हमें एक जो ऑर्डर मिला था कि अपने जो जहाज है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि क्या हो जाएगा कुछ नहीं। तो उस समय चुनौतीपूर्ण कार्य था। और एक जो महत्वपूर्ण कार्य था वो है 2012 का सोमालिया ऑपरेशन। आप लोगों ने सुना होगा समुद्री डाकू। जो समुद्री डाकू जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं उनको हाईजैक करते हैं, और हाईजैक करने के बाद उनसे पैसा लूटने या उनको पूरा नष्ट करने का काम करते हैं। उस टाइम हमको एक टारगेट मिला था, सिग्नल आया था कि हमें सोमालिया में एक प्राइवेट वेसल्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हम वहां से 2 घंटे की दूरी पे थे। हमारा जो जहाज था ऑलरेडी डिस्ट्रॉयर क्लास था। तो जब हम वहां पे गए तो बोलते हैं ना, दुश्मन देख के ही डर जाते हैं जी। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो होते गए सोमालिया के जो डाकू होते हैं वो मैक्सिमम घाना वाले होते हैं। वो जब हमारे जहाज का जो नाम को देखे D62, तो D मतलब वो समझ जाते हैं, हमसे भी ज्यादा उनको नॉलेज रहता है कि कौन आ रहा है। तो देखे कि सबसे पहले जब जहाज आता है तो उसका एक फ्लैग आता है, तिरंगा, और जब इस तिरंगा को देखे तो समझ गए कि लोग भारत के लोग आ रहे हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। 4 घंटे का ऑपरेशन था। उस 4 घंटे का ऑपरेशन में हमने उस पूरे जितने भी समुद्री डाकू थे उनको कैप्चर किया, और जो अलग से जो प्राइवेट वेसल्स था उनको उनके गंतव्य तक जाने के लिए छोड़े। और ये 4 घंटे का जो चुनौतीपूर्ण था उसमें हमारे इंडियन नेवी के जो सोल्जर थे उन्होंने सभी के सभी का एक अहम ही योगदान था। उस समय हमने जल थल वायु जो बोला जाता है, हमारे हेलीकॉप्टर हम साथ में लेके चलते ही है, उनके तरफ से पूरा प्रोटेक्ट हुआ। एक अलग छोटे हम बोट्स होते हैं उनके थ्रू प्रोटेक्ट किए, और कोशिश यही किया कि हमारा जो टारगेट रहता है कि किसी की जन धन की हानि ना हो। तो हमारा जो काम टारगेट था कि किसी को हमने बिना हताहत किए पूरा उस वेसल को हमने सुरक्षित पहुंचा दिया। यानी पूरे सशस्त्र बल ने अपना बल दिखाया वहाँ पर। सर, एक और सवाल मेरा आपसे कि जो नौसेना में भर्ती होना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं वो कैसे इसमें कदम रख सकते हैं, कैसे भविष्य बना सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और
खास तौर पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ये चीज़ है कि इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों को सबसे गाइडलाइन की ये बड़ी कमी हो जाती है। तो आपके यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए 2 कैटेगरी होता है, एक होता है ऑफिसर्स एंट्री और एक होता है सेलर्स एंट्री। ऑफिसर्स एंट्री के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है जिसको कहते हैं एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके लिए बच्चे यदि 10th क्लास से हैं वो वहीं से प्रिपेयर करना चालू करते हैं मोस्टली, और 12th रनिंग में ही एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो और सबसे बड़े जैसे बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट वाले हैं वो दे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, बायो वाले हो या मैथ वाले, सभी सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं। हाँ, यदि आप मैथ बैकग्राउंड वाले हो तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये तीनों को आप एग्जाम क्वालिफाई के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन आप अदर सब्जेक्ट है तो आपके लिए इंडियन आर्मी ही एक ऑप्शन बचता है। और आपको पता ही है कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है तो सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसको एग्जाम को कंडक्ट करते हैं तो इसका जो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है अप्रैल में, एक होता है सितंबर में। 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है और इसके एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है एसएसबी के लिए। एसएसबी का जो एग्जाम है एक प्रकार का इंटरव्यू है 5 डेज का। हर दिन स्क्रीनिंग से चालू होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस एसएसबी में मनसा वाचा कर्मणा, मतलब आपके अंदर वो देखा जाता है कि आप मन से जो सोच रहे हो वो वचन कर रहे हो और जो कर रहे हो वो आप निभा पाते हो कि नहीं पाते। तो ये जो 5 दिन का एसएसबी है इसमें एक बच्चे को देखा जाता है कि 18 साल का बच्चा कि ये लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है ये अपने देश के लिए क्या कर सकता है। ये 5 दिन का जो एसएसबी है इसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, ये लोग पूरा ऑब्जर्व करेंगे और इन लोग फिर एक नंबरिंग देते हैं, उसके अनुसार देखा जाता है। उसके बाद फिर सबका मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आता है, उसके आधार पे सिलेक्शन का रेशियो होता है। इसमें बताना चाहूँगा एक छोटा सा इसमें जो एज मांगा जाता है 16.5 से 18.5, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये उम्र है जहाँ पे आप यूपीएससी का जैसे एग्जाम जो सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है इसको आप क्रैक करने का एक मौका मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है आज से 3 साल पहले इसमें लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जहां से काफी लंबे टाइम से लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें आज के डेट में एनडी का जो एग्जाम है इसमें लड़कियां भी और लड़के दोनों भाग ले सकते हैं। लड़कियों की आपने बात कही सर, अब ऐसा समय आ चुका है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में अग्रणी होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आप डिफेंस के क्षेत्र में महिलाओं को कहाँ पर देखते हैं, स्पेशली लड़कियों को? मेरे को याद है जैसे मैं किसी स्कूल में या कॉलेज में जब जाता था तो पहले पूछा जाता था कि तो हमेशा मैं लड़कों के बारे में बताता था कि एनडीए हमेशा लड़कों के लिए है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में ही लड़कों को निकला जाता था। तो लड़कियां पूछती थी कि सर हमारे लिए कुछ भी नहीं क्या? तो आज गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर अब मिल चुका है। पिछले 3 साल से अग्निवीर योजना आया हुआ है जिसके तहत इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में तीनों सेना में गर्ल्स का एंट्री स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। और यहाँ से छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो इंडियन नेवी का जो पहला बेस था उसमें छत्तीसगढ़ के 7 लड़कियां जो यहाँ से सिलेक्ट हुई थी। अब सिलेक्शन का दौर ऐसा चल चुका है कि छोटे छोटे गाँव जिनको जिस गांव को लोग जानते नहीं थे उस गांव से लड़कियां सिलेक्ट हो रही हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपने पिता माँ का नाम तो रोशन कर रही हैं। आज ऐसा हो गया है कि उस गांव को उस लड़की के नाम से जाना जाता है कि इस लड़की के यहाँ से सिलेक्ट हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए अगर बात करें तो। सर, अग्निवीर भर्ती के लिए ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है? कैसे मतलब माइंड सेट हो कि अग्निवीर में आपको जाना है? सबसे पहले चीज है कि अभी जितनी भी भर्तियां हो रही हैं तीनों आर्म फोर्स में, एक तो पहला जो सेक्शन इंडिया आपको बता ही चुका हूं, दूसरा जो है वो अग्निवीर के थ्रू हो रहा है। और ये अग्निवीर जो योजना है इसी के थ्रू जो भर्ती है ये स्टार्टिंग में सबसे पहले 4 साल के लिए एक गवर्नमेंट का रूल है। इसके बाद क्या होता है कि कई बच्चे रहते हैं कि हमको एक एडवेंचर लाइफ जीना है, उसके बाद यदि उनके मन में लगता है कि हमको आगे फर्दर सर्विस करना है तो वो आगे कर सकते हैं। उसमें से 25% लोगों को आगे मौका दिया जाएगा और जो आगे सर्विस नहीं करना चाहते या अपने दूसरे क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो वहाँ से अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। और ये अग्निवीर का जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 4 साल के लिए आपको
रखा जाता है, उसके लिए भी आपको ऐसे ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। क्योंकि जैसे आप तीनों सेना में जाते हैं, जैसे इंडियन आर्मी की बात करूं तो उसमें वुमेन मिलिट्री पुलिस है, उसमें एंट्री है। और एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप, जो एक्स मतलब टेक्निकल ग्रुप है और वाई नॉन टेक्निकल, उस दोनों में एंट्री है, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी। और इंडियन नेवी में जो एसएसआर और एमआर जो पोस्ट है उनमें भी गर्ल्स का और बॉयज का दोनों की एंट्री है। इसका जैसे नेवी की बात करूंगा तो इनका बेसिक ट्रेनिंग स्टार्टिंग ही 4 महीने का होता है, तीनों सेना में 4-4 महीने का है। इन 4 महीने में उनको वो एक बिल्कुल जो फौजी, जो हम लोग जब सर्विस करते थे, एक फौज के ही थ्रू उनको गन चलाने से लेके पूरा फिजिकल एक्टिविटी, एक मजबूत शरीर, मजबूत सोच के साथ कैसे दुश्मन का सामना करना है वो सिखाया जाता है। सर लेकिन ऐसे में अगर जंग की स्थिति कभी बनती है तो ये जो अग्निवीर में जो भर्ती होकर जाते हैं वो क्या उस जंग का हिस्सा होंगे? जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेनिंग में कोई चेंजेस नहीं है जी। वही राइफल है, वही ट्रेनिंग का पार्ट है ये, और पढ़ाया भी उतना ही जाता है जितना पहले पढ़ाया जाता है, और उस लेवल तक पूरा परफेक्ट बना ही दिया जाता है। अभी तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी ट्रेनिंग का लेवल और भी हाई हो चुका है, और ट्रेनिंग का लेवल जैसे टाइप से हाई हो चुका है तो उनको अलग अलग वर्दी, अभी वर्दी में भी काफी चेंजेस हुए हैं। तीनों सेना का वर्दी में काफी बहुत नया नया चेंजेस हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि तीनों सेना में, जैसे नेवी की बात करूं अलग अलग जहाज आ चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स की बात करूंगे तो नया, जैसे अभी राफेल का एंट्री हो चुका है। तो ये सब चीज के लिए अलग अलग तरीके से उनको ट्रेन किया जा रहा है। अभी जैसे नेवी में लड़कियां भी जब आ रही हैं तो उनको पूरा जहाज में कैसे सरवाइव करना है, जैसे बॉयज तो करते ही हैं, गर्ल्स भी कैसे सी में सरवाइव करना है, उनको एक एक चीज, स्विमिंग से लेके बोट पुलिंग, फायरिंग, सब कुछ सिखाया जाता है। एक और सवाल मेरा आता है सर कि आप स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन होता है, उस बीच आप कैसा महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ से जो युवा जाना चाहते हैं सेना में, उन युवाओं का कैसा रुझान है जो सेना के प्रति, क्या महसूस करते हैं आप? थोड़ा यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, चाहे सुकमा से स्टार्ट करूँ अंबिकापुर तक, थोड़ा अवेयरनेस की कमी तो है। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम हम बात करें तो आर्मी की बात करें तो आर्मी तो हर कोई जानते ही है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के बारे में अभी भी बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं पता। और मेरे पास कई बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूं तो उनसे मैं पूछता हूं कि किस में जाना चाहते हो, तो वो बोलते हैं आर्मी में। तो मैं एक क्वेश्चन और सेकंड करता हूं कि नेवी और एयरफोर्स में क्या प्रॉब्लम है, तो बोला सर उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि नेवी और एयरफोर्स फौज है ही नहीं, ऐसा फील होता है। क्योंकि लेकिन ये है कि धीरे धीरे इसमें अब अवेयरनेस बढ़ रहा है, सोशल मीडिया, और जैसे अभी आप दूरदर्शन के कार्यक्रम में जिस टाइप से अभी बताया जाता है कि क्या हो रहा है, तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिससे बच्चे फॉर्म फिल करके उस तरह के जा रहे हैं, और छोटे छोटे गांव से सिलेक्शन हो रहा है ना, तो बच्चे लोग को वहां तक पहुंचना आसान हो जा रहा है। लेकिन आमतौर पर देखते हैं कि फौज में जाना बच्चों के लिए, अब जो परिजन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा या हमारे बच्चे को खतरा होगा। तो ऐसे में पेरेंट्स को कैसे रेडी किया जाता है, कैसे उनको समझाएं कि फौज में जाना मतलब देश प्रेम के प्रति एक समर्पण है? पेरेंट्स आज के डेट में, कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो गर्व महसूस करते हैं कि हमारे घर की बेटियां भी आप फौज में जा रही हैं जी। अभी रिसेंटली की बात करूंगा, अभी इंडियन नेवी में कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, बिल्कुल नॉर्मल घराने के, और वो गुड़िया 12th करके SSR का एग्जाम दी, और उनके पेरेंट्स से जब मेरे को मिला, मैं स्टेशन गया था उनको छोड़ने के लिए, तो उनसे जब देखा तो उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। तो मेरे को देख के लग रहा है कि अब जो पेरेंट्स है वो खुद सोच रहे हैं कि बेटे तो बेटे, बेटियां भी अब अपना देश सेवा का जो सपना है पूरा करें। कुछ पेरेंट्स तो बोलते हैं कि सर मेरा एक सपना था फौज में जाऊं, लेकिन मेरा जो सपना था मैं तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरी बेटी है या मेरे बेटे हैं, आज मेरा सपना पूरा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल। सर, देश सेवा का जो सपना देखते हैं नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए शुरू से लेकर वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किन बातों का वो ध्यान रखें कि हाँ उन्हें आगे जाकर फौज में काम करना है? पढ़ाई के साथ साथ मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे तीनों सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये होता है कि 3 पार्ट होते हैं सिलेक्शन के, रिटन एग्जाम, फिजिकल एग्जाम और मेडिकल। तो मैं यही चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सबसे पहले जो मेडिकल जो है उसको आप पहले आप कर ले, क्योंकि एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक किसी भी सिविल सर्विस में आप सेलेक्ट होना बहुत आसान है जी।
लेकिन फौजी बनना बहुत मुश्किल है। फौजी बनने के लिए आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक को टेस्ट किया जाता है। आपके प्रॉपर 2 आंख है कि नहीं है, दोनों हाथ है कि नहीं है, आपके हाथों में पसीना आ रहा है कि नहीं है, आपके दांतों की बनावट ठीक है कि नहीं है, आपके दोनों घुटने जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, आपका जो फ्लैट फुट है कि नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, ये आपका हर एक चीज आपको चेक किया जाता है। तो सबसे पहले यदि आपने पूरा तैयारी किया और किसी कारणवश यदि आप मेडिकल आउट हो जाते हो तो ये सबसे बड़ा दुख लगता है। तो मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपना मेडिकल जो भी रिसेंटली आप होंगे वहां से आप मेडिकल टेस्ट कराएं। और मेडिकल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज के डेट में तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, और ये जो रिटन एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन होता है। तो आप रिटन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा तैयारी करें, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस का पार्ट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि ये आज का एक अहम रोल हो चुका है। आप रिटन क्वालिफाइड करते हैं तभी आपका नाम आएगा सेकंड स्टेप फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपको रनिंग, सीटअप, पुशअप, बीम, ये कुछ रोल होते हैं, इनमें आपको क्वालिफाई करना ही है। और मैं बताना चाहूंगा कि एक टाइम था जब गर्ल्स के लिए बहुत छूट दिया जाता था कि आप केवल गर्ल्स लोग भर्ती हो जाएं, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल हाई हो चुका है। इंडियन नेवी की बात करूं, पहले इंडियन नेवी में गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं था, लेकिन अब उनको देखा जा रहा है कि इनका लेवल बहुत हाई हो चुका है, कि लड़कों से भी कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तब इनका फिजिकल में भी अब पूरा का पूरा फिजिकल में पुशअप को अलाउ कर दिया गया है, पुशअप, सिटअप, रनिंग। तो आप सोच सकते हो कि कितना लेवल हाई हो चुका है। मतलब अब भेदभाव बिल्कुल नहीं है। भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। सर, छत्तीसगढ़ के युवा अगर एनडीए में सेलेक्ट होना चाहते हैं, एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, वो कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? एनडीए के एग्जाम जो होता है, इसके लिए सबसे चीज है कि आपकी उम्र है वो 16.5 से 18.5 साल होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, हम जैसे कई बार हम सोशल मीडिया में सर्च करते हैं तो उसमें क्या है, एज रहता है 16.5 से 19.5 दिखा देता है। तो 19.5 का सोच के बच्चे, इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अभी मेरे बच्चे की उम्र है, लेकिन वही जब 19.5 का जब हो जाता है, फॉर्म भरने के लिए जब जाता है तो देखता है उसका एज तो है, अप्लाई करने के लायक ही नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो एज है 16.5 से 18.5 साल की उम्र होनी चाहिए। और इस बीच में आप 10th क्लास के बाद 11 से आप प्रिपेयर करना चालू कर दें। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो बैकग्राउंड या मैथ बैकग्राउंड। हाँ, यदि आप मैथ बैकग्राउंड है तो आपके लिए एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो पहला पेपर होता है वो मैथ्स का ही होता है, और जो सेकंड पेपर होता है जीएटी का होता है। तो ये दोनों के लिए आप पहले से प्रिपेयर होइए। आपका जो बेसिक है, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th, इसको आप अच्छे से पढ़िए। जो प्रॉपर तरीके से यदि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपको रिटर्न क्वालिफाइड करने से, क्योंकि जो मैथ्स का जो रेशियो है इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, मतलब आपको 25 क्वेश्चन सही करने होते हैं। जब आप पहला पेपर 25 क्लियर करते हैं, उसके बाद जब सेकंड पेपर जीएटी होता है, वो इसमें आपका इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये आते हैं। इसको आपको स्कोर करना रहता है। उसके बाद आपका नाम केवल एक ही चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, एसएसबी के लिए। सर, एक और सवाल मेरा कि इंडियन नेवी की जब हम बात करते हैं तो एक टर्म जो सुनने को मिलता है मर्चेंट नेवी, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूँगा बहुत ही डाउटफुल भी है। इवन हम भी जब नया जब ज्वाइन किए थे इंडियन नेवी, तो हमसे भी बड़ा ये क्वेश्चन रहता था कि ये मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी होता क्या है। तो आज आप सभी दर्शकों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मर्चेंट शिप होता है, मर्चेंट नेवी, ये पूरी इंडिपेंडेंट प्राइवेट होता है, और जो इंडियन नेवी होता है ये इंडियन गवर्नमेंट का होता है, जो युद्ध के लिए काम किया जाता है, युद्ध के लिए या बचाव क्षेत्र के लिए। मर्चेंट नेवी क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्रू, जो यात्री को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए होता है, और एक होता है सामान का आवाजाही के लिए, जैसे किसी ऑयल टैंकर है या अपना जो खाद्य सामग्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उनको कंटेनर के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जब भेजा जाता है, उसकी एक तरीका होता है जिसको हम मर्चेंट नेवी के रूप से जाना जाता है। इसकी तैयारी काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो इसकी तैयारी कराते हैं, और इसमें जाके अपनी सेवा कई बच्चे हैं जो देना चाहते हैं तो देते भी हैं। और सबसे मैं चाहूँगा यदि जो बच्चे इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उनको मर्चेंट शिप में जाने का। उनके लिए एक अलग सी उनको पहले ही बोला जाता है कि आप आइए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी सर कि जब एक फौजी फौज में रहता है तो अपने परिवार से काफी दूर रहता है, और ऐसे में मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, इसके लिए क्या एक फौजी क्या करता है? सबसे मेन चीज है ये जो क्वेश्चन है कि परिवार से दूर जी, तो फौजी का तो है ही, लेकिन ये कि वहां से जाने के बाद
पूरे जितने भी लोग रहते हैं सब मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। तो ये जो चीज़ है उनसे सब हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ में रहते हैं जी। और हमारा एक जो मिशन, जब हम मिशन पे रहते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिखाई देता है, मातृभूमि की सेवा। और वो भी एक सेवा ही है। और जब हम छुट्टी में आते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है। ये जो क्षण होता है कि परिवार को छोड़ के जाना, तो ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि आज अब मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ के जाऊंगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे जी। तो उनके लिए तो ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा। और रही बात है वहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे इतने सारे मिशंस और जो हमारे वर्क रहते हैं तो घर की याद नहीं आ पाती, क्योंकि कहीं न कहीं हमें पूरा इन्वॉल्वमेंट उस लायक ही किया जाता है कि तभी हमारे जो पूरे दुश्मन हैं वो टेंशन में बना रहते हैं। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी इस समय जो दर्शक हमारा शो देख रहे हैं उन्हें आप, अगर वो भविष्य इसमें बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटा सा वर्ड आपने कई लोगों से सुना होगा, एक मृत्यु जिसे बोलते हैं वो कभी आ नहीं सकती, और आती है तो आपको बता के जाएगी ही। तो मृत्यु ये हकीकत है। लेकिन एक चीज़ है कि हम सेना में आप यदि सिलेक्ट होते हो और यदि मृत्यु आपको आती है तो आपको एक तिरंगे में लिपट के आओगे और आपको देखने के लिए हजारों की भीड़ आएगी जी। तो इससे बड़ा सम्मान मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। और जो बच्चे सेना में सर्विस देना चाहते हैं तो उनके लिए एक मौका है, इंडियन आर्म फोर्स, जो करीब करीब हर साल इतने सारे वैकेंसी आती हैं कि आप अपने पैर में खड़ा होके आप अपना एक एडवेंचर लाइफ, और सबसे बढ़िया चीज़ है आप अपने माता पिता और अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन करने का, इससे अच्छा कोई जरिया हो ही नहीं सकता, और आप अपने कैरियर बना सकते हो। बिल्कुल सार्थक मैसेज आपने दिया सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया जुड़े हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी रुपेंद्र साहू जी, जिन्होंने काफ़ी अहम मैसेज दिया है कि हमारी जो हम आम लोगों की जो मृत्यु होगी वो उसमें भीड़ हम इतनी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ एक जब फौज आर्मी से जो एक जवान आता है उसकी जो शौर्य की जो कहानी होती है वो एक अलग ही गाथा बुनती है। तो चलिए चर्चा के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।